हम कर रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज। उसमें चल रहा है क्लास 6 की जियोग्राफी। फिर उसमें जियोग्राफी जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। उसका चैप्टर 4 है मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब हम मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पहला है भौगोलिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों एवं गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष पर जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जिसकी जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी पर को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दी गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जा गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का एक सेमी स्थल में 5 किमी को दर्शाया गया है। आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किमी को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। चित्र 4.1 में देखिए, वहां
एक पैमाना बना है। मानचित्र 4.1 एक गांव का मानचित्र। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि स्थल व पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी तक, इसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं, सभी दूरियों को जोड़ देते हैं। ये करीम के घर से पोस्ट ऑफिस की कुल दूरी होगी। करीम का घर, पोस्ट ऑफिस, पेड़, खेल का मैदान। दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिससे ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 के 2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 4.2 प्रधान बिंदु, दिक्सूचक। निम्नलिखित चार चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा और दुकानों से विद्यालय की दिशा। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार के में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरी, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए ये निश्चित आकारों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसके सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इसमें देखें चित्र में तो रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, स्टेशन लाइन। ये बड़ी लाइन, मीटर लाइन, स्टेशन लाइन। सड़कें में ये पक्की सड़क, कच्ची सड़क। सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। ये हो गई नदी, ये हो गया कुआं, तालाब, नहर और पुल। ये हो गया मस्जिद, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी। पोस्ट ऑफिस,
पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस और पुलिस स्टेशन। ये है बस्ती, ये है कब्रिस्तान, ये है पेड़, ये है घास। ये ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र संख्या 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, नीला रंग पठारों और हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र को हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक मानचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। आओ ये कुछ करके सीखें। स्कूल भवन। एनसीईआरटी वेबसाइट पोर्टल से इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। स्कूल भुवन। तो ये था चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। इस खत्म हुआ। थैंक यू।